न्यू स्टोरी वन खतरों की खिलाड़ी। एक काली रोल्स रॉयस सड़क पर तेजी से भाग रही थी। पीछे की सीट पर एक 7 साल की बच्ची सो रही थी। अचानक गोली की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह लड़की डरते हुए बोली, पापा। वह कार चालक उस लड़की से बोला, बेटा सानवी, डरो मत। तुम सौरभ शाह की बेटी हो। तुम डर नहीं सकती। गुजरात जूनागढ़ के जंगलों में एक लड़की की अचानक आंखें खुलीं और वह उठकर बैठ गई। काली सुंदर आंखें, सुडौल बदन, बिल्कुल एक अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी नज़र सामने की ओर घूर रही थी। उसके सामने शेर भागते हुए आ रहा था। वह लड़की गुस्से में बोली, उफ, ये तो पीछे ही पड़ गया। वह लड़की खड़ी हुई और उसके पास पड़ा एक बांस का डंडा उठा लिया। वह डंडा धारदार था। उस लड़की ने वह डंडा शेर को मारा और वह पीछे मुड़ी और भागने लगी। वह धारदार डंडा शेर के पाँव में लगा और वह शेर जोर से दहाड़ते हुए लड़की के पीछे दौड़ा। थोड़ी देर भागने के बाद वह एक चोटी के ऊपर पहुंच गई। उस लड़की ने कहा, ओह यार, ये क्या है। आज तक एक कहावत सुनी थी, आगे कुआं पीछे खाए, पर यहाँ मेरी हालत देखो, आगे खाए पीछे यमराज। यह कहकर वह लड़की मुस्कुराने लगी। आगे एक गहरी खाई थी। खाई की चौड़ाई 10 मीटर के आसपास थी, पर उस खाई की गहराई बहुत ज्यादा थी। शेर लड़की के पास आकर जैसे ही झपट्टा मारने वाला था, वैसे ही उस लड़की ने बिना डरे वहां से छलांग मार दी। वो लड़की गिरने लगी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई डर की सिकन नहीं थी। उसे गिरते हुए एक पेड़ दिखा जो खाई के सापाट दीवार से टेढ़ा लगा हुआ था। उसे पकड़कर वो झूल गई। पेड़ को पकड़कर झूलते हुए वो लड़की खुद से ही बोली, देख लो, आसमान से गिरी खजूर पे अटकी, ये फिट बैठ रहा है अभी मुझ पर। ये कहकर वह फिर से हंसने लगी। वो लड़की खाई के बीच पेड़ से लटक रही थी। वो ना तो ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे। तभी उसे खाई में अंधेरे से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर ऊपर की ओर आ रहा हो। ये सुनकर उस लड़की की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और वह एक टक नीचे की ओर लटकते हुए ही देखने लगी। उस लड़की ने उसी ओर देखते हुए कहा, अब ये क्या है। जो भी है, सानवी बेटा, लगता है बहुत खतरनाक है। सानवी खुद से ही कहते हुए पेड़ की डाली की ऊपर चढ़कर बैठ गई और नीचे बहुत एक्साइटमेंट से देखने लगी, जैसे वो मन ही मन कह रही हो, इससे लड़कर मजा आएगा। तभी उसकी नज़रें वहां पड़ी जहां से एक शख्स खाई से चढ़कर ऊपर की ओर बिल्कुल एक बंदर की तरह आ रहा था। सानवी के मुंह से अचानक ही निकला, आदिमानव। ये थोड़ा जोर से ही बोला था सानवी ने, जो उस शख्स ने भी सुन लिया। वह शख्स घूरकर उस ओर देखने लगा, पर वह देखकर दंग रह गया। एक लड़की खाई के बीचों बीच एक छोटे से पेड़ पर आराम से बैठी उसे ही एकटक देखे जा रही थी। ये देखकर वह जल्दी से चढ़ने लगा और वहां पहुंचा जहां सानवी आराम से बैठी हुई थी। वह जाकर बोला, ओ मैडम, इतना स्मार्ट बंदा तुमको कहाँ से आदिमानव दिखता है और इस जंगल में क्या कर रही हो तुम, ये एरिया तो रिस्ट्रिक्टेड है। पर सानवी तो जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही हो, वह एकटक उस लड़के को ही देखे जा रही थी। 6 फीट हाइट, चौड़ा सीना, खूबसूरत चेहरा, लंबी नाक, हल्की दाढ़ी, बिल्कुल किसी फिल्म का हीरो जैसा लग रहा था। उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी। तभी उस लड़के ने अपनी चुटकी बजाकर सानवी को अपने ख्यालों से बाहर निकाला, कहाँ खो गई, बताओ, यहाँ क्या कर रही हो। सानवी अपने ख्यालों से निकलते हुए पहले तो सकपका गई, फिर बोली, कैसे मर्द हो तुम। एक लड़की के बीच ऐसी हालत में अटकी हुई है और तुम सवाल पूछ रहे हो। यह नहीं कि पहले हेल्प के लिए पीछे बैठो। ये सुनकर उस लड़के की नज़र सानवी की हालत पर गई। कपड़े जगह जगह से फटे हुए, शरीर पर कई जगह खरोचे और कई खरोचों से खून भी निकल रहा था। पर वह लड़की ऐसी हालत में भी बिल्कुल संत बैठी थी। यह देखकर उसे शर्मिंदगी हुई और वह अपना शर्ट निकालकर बोला, जल्दी से मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। पर सानवी तो उसके 8 पैक एब्स ही घूर रही थी। वह लड़का गुस्से में बोला, क्या लड़की हो तुम। मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम अपनी ही दुनिया में गुम हो। ये सुनकर सानवी होश में आते हुए बोली, हाँ हाँ, क्या बोलो। फिर वह जाकर उस लड़के के पीछे बिल्कुल सट कर खड़ी हो गई और उस लड़के ने अपने शर्ट से सानवी को अपने साथ बांध लिया। किसी मर्द के इतने करीब सानवी कभी नहीं गई थी, इसलिए वह थोड़ी शर्मा रही थी, पर उसके घाव की वजह से उसे दर्द हो रहा था, जिससे उसका ध्यान इन बातों से हट गया। वह लड़का उसे अपनी पीठ पर बांधकर ऊपर चढ़ रहा था। सानवी यह देखकर दंग रह गई। वह लड़का इतने आराम से चढ़ रहा था जैसे उसके पीछे सानवी ही नहीं है। ऊपर चढ़कर उसने पहले सानवी को नीचे उतारा और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद कुछ पत्तियों को लेकर आया और उसका लेप बनाकर सानवी को देते हुए बोला, ये लो, इसे लगा लो, अच्छा लगेगा। यह बोलकर वह लड़का दूसरी ओर जाकर बैठ गया। सानवी ने वो लेप लेते हुए मन ही मन सोचा, वैसे दिल का बुरा भी नहीं है। कुछ देर बाद सानवी उस शख्स के पास उसी की शर्ट पहनकर जाती है। सानवी के कपड़े कई जगह से फट गए थे, इसलिए उसने वो शर्ट पहन रखी थी। सानवी ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, थैंक्स, वैसे ही आई एम सानवी शाह, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी और दोपहर को पानी लेने गई तो खो गई और गलती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई, जहाँ एक शेर मेरे पीछे पड़ गया और मैं जहाँ आपको मिली वहाँ पहुँच गई।
ये सुनकर वह लड़का पहली बार मुस्कुराया और बोला, थोड़ी सांस तो ले लो, तुम खुशकिस्मत हो जो बच गई, वरना वहां से कोई बचकर वापस नहीं आ पाता। सानवी ने धीरे से कहा, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं ही हूं जो आप मिल गए मुझे। यह उसने इतना धीरे से कहा था कि उस लड़के ने सुना नहीं। उस लड़के ने पूछा, क्या कहा तुमने? सानवी सिकप के गई और बोली, यही कि आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। उस लड़के ने कहा, दक्ष यादव। सानवी ने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? दक्ष को अचानक कुछ महसूस हुआ, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। अचानक वह सानवी की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम किसी से भाग कर आई हो? सानवी हैरान होते हुए बोली, भाग कर मतलब? दक्ष ने एक और इशारा किया और बोला, वहां से कम 10 या 12 लोग आ रहे हैं। कौन थे वो लोग? दक्ष क्या कर रहा था उस खाई में? सानवी के दोस्त कहाँ हैं? चटू द क्वीन वन। तभी वहां पर काले सूट में 10 बॉडीगार्ड आते हुए दिखे, उनके साथ एक सुंदर लड़की भी थी। लड़की आते ही चिंता में बोली, मैडम आप कहाँ थी? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। सानवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पायल में चीखू, इनसे मिलो। ये कहकर वो पीछे मुड़ी तो दक्ष वहां पर नहीं था। सानवी चौंक गई और मन में ही बोली, अभी तो यही था कहा गया। तभी उसे पायल की आवाज आई, कर्नल सर कब से परेशान है, चलो अब। यह कहकर पायल सानवी को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। सानवी अपने प्राइवेट जेट में बैठी दक्ष के बारे में सोचे जा रही थी। कौन था वो जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गायब भी हो गया? क्या मैं फिर उससे मिल पाऊंगी? यही सब सोच रही थी सानवी की, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। सानवी का चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और वह कहती है, कमीन। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर आता है और कहता है, बॉस राका बॉस ने कहा है कि आपको जल्दी अड्डे पर जाना होगा। सानवी के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने कहा, क्या हुआ है? उस बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस राघव पकड़ा गया है और उसने हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। मुंबई एक अंधेरे कमरे में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था, उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था। अचानक दरवाजा खुला और मास्क पहने एक लड़की अंदर घुसी। चेयर पर बैठते हुए वो लड़की बोली, जगाओ इसे। 2 बॉडीगार्ड आगे आए और उस शख्स को जगाने लगे। वह आदमी उठा और सामने मास्क पहने हुए लड़की को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मास्क पहने वो लड़की जिसे बॉस कह रहे थे, उसने अपने हाथों में एक गन पकड़ रखी थी। बिना कुछ कहे सीधा उसने गोली चला दी। गोली सीधे उस शख्स के जांघ में जा लगी। उस आदमी की हंसी रुक गई और वह कराहते हुए बोला, क्वीन जितना भाग सकती हो भागो, क्योंकि कोई आ रहा है तुम्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए। मास्क पहने वो लड़की जिसे वो क्वीन कह रहा था वो बोली, क्वीन को नेस्तो नाबूद कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। इतना कहकर एक और गोली चला दी। गोली सीधा उस आदमी की दूसरी जांघ पर लगी। वो आदमी कराहते हुए भी हंसने लगा, फिर बोला, 3 महीने पहले ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा हुआ एक इंसान जिसे तुमने मरवा डाला था, याद है? वह मेरा भाई था। अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि अब वो आ रहा है। ये कहकर वो आदमी बेहोश हो गया। क्वीन ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो बॉडीगार्ड जाकर उस आदमी की जांघ पर पैर से दबाने लगा। जहां गोली लगी थी उसी जगह पर दबाव पड़ते ही वो चिल्लाते हुए वापस होश में आया। क्वीन ने कहा, कौन है वो? राघव बताओ, वो मुझे खत्म करे उससे पहले मैं ही उसे खत्म कर दूंगी। राघव जो कराह रहा था उसने कहा, बता तो मैं दूंगा, पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि मैं जैसे ही तुम्हें बता दूं तुम मुझे एक आसान मौत दोगी। राघव को पता था कि गद्दारी की सजा क्वीन के हिसाब से एक दर्दनाक मौत है। क्वीन ने कहा, ठीक है, तुम्हें आसान मौत मिलेगी। राघव जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्वीन के वादे पर मुझे यकीन है, पर उसका नाम सुनते ही तुम्हें पछतावा जरूर होगा कि तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर पाए। राघव अपनी हंसी रोकते हुए बोला, चलो अब क्वीन और मेरी मौत दोनों को वेट नहीं करवाते। वो है पूरे अंडरवर्ल्ड का बाप, द डेविल स्माइल विद हॉर्न्स। यह सुनते ही क्वीन के पास खड़े बॉडीगार्ड कांपने लगे। क्वीन ने सीधे उसके सिर के बीच में गोली चला दी और बॉडीगार्ड की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम सबको? वो भी तो आदमी ही है ना, कोई सच का शैतान नहीं। बॉडीगार्ड में से एक आगे आया और कांपते हुए बोला, बॉस 2 साल पहले वो शैतान से कम भी नहीं था, पर वो तो 2 सालों से कहीं दिखा नहीं है और अचानक वो हमारे लिए क्यों आ रहा है? वह बॉडीगार्ड बस इतना ही बोल पाया था कि एक गोली सीधा उसके कंधे में जा लगी। क्वीन ने गुस्से से कहा, हैदर डरने वालों की क्वीन के पास कोई जगह नहीं है, और क्वीन के पास जिसकी जगह नहीं उसकी जगह ऊपर बुक हो जाती है। तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए गोली बाजू में लगी है, अगली बार सीधे सिर में लगेगी, याद रखना। ये कहकर क्वीन वहां से जाने लगी। उसके पीछे 2 लोग और थे, एक ने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और दूसरे ने व्हाइट। दोनों क्वीन के अगल बगल चल रहे थे। व्हाइट मास्क वाला क्वीन की राइट साइड और ब्लैक मास्क वाला क्वीन की लेफ्ट साइड चल रहे थे। क्वीन ने कहा, राका डेविल के बारे में हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है? ब्लैक मास्क में राका, जो क्वीन का पूरा अंडरवर्ल्ड का काम संभालता था, उसने कहा, बॉस डेविल को आज तक किसी ने नहीं देखा, बस वो जहां जाता है वहां तबाही मचा देता है।
और एक तस्वीर में एक शख्स रेड डेविल मास्क पहने दिखा था 2 साल पहले, जहां पर उसकी लड़ाई मुस्तफ़ा से हुई थी और उसने मुस्तफ़ा की पूरी गैंग को मार दिया। बस एक मुस्तफ़ा की लाश नहीं मिली थी उस जगह पर, और तब से यह दोनों किसी को नहीं दिखे। क्वीन चौंकते हुए बोली, क्या मुस्तफ़ा रहमान की बात कर रहे हो तुम? राका ने कहा, हाँ बॉस, वही मुस्तफ़ा जो आपके पापा की मौत की साजिश में शामिल था। यह कहकर राका ने अपने दांत भींच लिए। क्वीन की आंखों में एक चमक आ गई और उसने कहा, अच्छा है, उसका तो मरना मेरे हाथों से ही लिखा है। क्या क्वीन मुस्तफ़ा को मारने में कामयाब हो पाएगी? कौन है डेविल? क्यों डेविल के नाम से क्वीन के आदमी डरने लगे? आखिर उस दिन हुआ क्या था डेविल और मुस्तफ़ा के बीच में? चथरी मास्क में। दूसरी ओर दक्ष उस जंगल से निकलकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया जो कि एक वार्निंग थी किसी तरह की। उसने जैसे ही वो मैसेज देखा वैसे ही अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए घर पहुंचा। वो सीधा अपने बेडरूम में गया और पेंटिंग को एक तरफ हटा दिया। पेंटिंग हटते ही पास की दीवार धीरे से हटने लगी और सामने एक कंप्यूटर और कुछ स्क्रीन लगी हुई थी। दक्ष ने वही पास में टेबल की ड्रॉर से एक फ़ोन निकाला और देखा तो एक नंबर से एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, कम टू द फील्ड किंग मुकुट। मैसेज देखकर दक्ष ने उसी नंबर पर कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही सामने से किसी अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आई, और मेरे किंग कैसा है? दक्ष ने कहा, ठीक हूँ चीफ, बताए कहाँ आना है? चीफ ने कहा, अभी भी नाराज है मुझसे? दक्ष ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, नहीं चीफ, मेरे देश को ज़रूरत पड़े और मैं नाराज रहूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीफ ने खुश होते हुए कहा, अच्छा है, वैसे 2 साल बहुत लंबा समय होता है, कहीं मेरा किंग अब किंग कॉन्ग तो नहीं बन गया ना? ये कहकर चीफ ठहाके मार के हंसने लगे। दक्ष ने बिना कोई एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाए कहा, शेर कितना भी सुस्त दिखे पर शिकार के वक्त फुर्तीला हो ही जाता है। उद्धरण चिन्ह। चीफ ने सामने से कहा, ठीक है फिर जहाँ कहीं भी हो तुम 2 दिनों के अंदर मुंबई आ जाओ। चीफ ने कहा और कॉल काट दिया। दक्ष ने फ़ोन अपने कान से हटाया और खुद से ही बोला, चलो बहुत आराम हो गया, अब जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने का समय आ गया। दूसरी ओर मुंबई में एक आलीशान महल में बैठी हुई सानवी एक टक बालकनी से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। वो खुद से ही बातें करते हुए बोली, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार किसी ऐसे लंबे चौड़े मर्द को देखा हो, तो फिर ये मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा? शायद मैं पहली बार किसी के इतने करीब चली गई थी, इसलिए हाँ ऐसा ही होगा। सानवी खुद को ही समझाते हुए बोली। तभी उसके रूम का डोर नॉक होने की आवाज़ आई। जैसे ही सानवी ने अंदर आने के लिए कहा वैसे ही एक सुंदर लड़की अदर कॉफ़ी की ट्रे लेकर घुसी। ट्रे रखते हुए वह लड़की बोली, मैडम नीचे कर्नल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सानवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या कर्नल अंकल आए हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। उस नौकरानी ने कहा, जी मैडम, और वह आपका आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। सानवी ने कॉफ़ी पी और वो जल्दी से नीचे की ओर जाने लगी। नीचे एक 50-55 साल का व्यक्ति सोफे पर शान से बैठा हुआ था। वो बहुत फिट थे, उन्हें देखकर ही पता चलता था कि वे आर्मी में हैं। सानवी जाकर सीधा उस आदमी से लिपट गई। उस आदमी ने सानवी को अपने से दूर करते हुए नाराजगी से कहा, दूर रहो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। सानवी ने बहुत मासूम बनते हुए कहा, ओ मेरे प्यारे मामू, मुझसे गुस्सा है। वो आदमी जो कि कर्नल साहब यानी कि सानवी के मामा थे, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना मामू मानती भी हो? अगर मानती तो ऐसे बिना बताए ऐसी खतरनाक जगह पर फिर से नहीं जाती। तुम्हें क्या शौक है अपनी जान से यूं खेलने का, जो बार बार ऐसी जानलेवा जगह पर अकेले चली जाती हो? उद्धरण चिन्ह। सानवी ने प्यार से कहा, पर मामू। तभी उसकी बात काटते हुए कर्नल साहब ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, पायल ने मुझे सब बता दिया है। उद्धरण चिन्ह। कर्नल साहब सानवी का माथा सहलाते हुए बोले, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरे बुढ़ापे की लाठी सिर्फ तुम और गुड़िया ही तो हो, अब आगे से ऐसी कोई भी जगह पर नहीं जाओगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। सानवी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है मेरे मैचो मैन, अब गुस्सा छोड़ो और बताओ आप कैसे हो? इस बार तो आप पूरे 1 महीने बाद मिलने लौटे हो और आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। कर्नल साहब, जिनका नाम सुभाष राठौड़ था, जो सानवी की मां सोनाली के भाई थे, उन्होंने प्यार से सानवी का सर सहलाते हुए कहा, मिलने नहीं आया तो क्या हुआ? तुम्हारी पल पल की खबर रहती है मुझे। उद्धरण चिन्ह। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ पता है, वो है ना आपकी जासूस मिस पायल। तभी दरवाजे से पायल आते हुए बोली, ओ मैडम, होगी चेयरमैन अपनी कंपनी में, यहाँ सर के सामने मेरी बुराई की ना तो पिट दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर पायल अपनी मुट्ठी दिखाने लगी। सानवी नकली हंसी हंसते हुए कर्नल साहब के पीछे छुप गई और बोली, अरे पायल तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही तारीफ कर रही थी। पायल और सानवी दोनों स्कूल से साथ है। कॉलेज के बाद सानवी ने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया और पायल आर्मी में भर्ती हो गई। पायल ने अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई और एक सिटी में 4 नक्सलियों को मारकर छोटे बच्चों की जान बचाई। तभी कर्नल साहब की नज़र पायल पर पड़ी और बाद में पता चला कि पायल सानवी की अच्छी दोस्त भी है। तभी उन्होंने पायल को सानवी की सिक्योरिटी में लगा दिया और उसकी असिस्टेंट बना दिया।
पायल, जिसको आर्मी में सब ज्वाला के नाम से जानते थे, उसकी रैंक आर्मी में कैप्टन की थी। वह सानवी की असिस्टेंट कर्नल साहब की खास सिफारिश से बनी थी। पायल ने कहा, मैडम हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा, आप 3 दिनों से ऑफिस नहीं गई है और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके दीदार को तरस रहे हैं, तो कृपया प्रस्थान करें। ये पायल ने मजाकिया ढंग से कहा था। सानवी ने चीरते हुए कहा, ओ शट अप पायल, तुम मेरी असिस्टेंट के साथ साथ एक अच्छी दोस्त और मेरी फुल टाइम बॉडीगार्ड भी हो, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि मेरे आसपास जो मक्खियां भिन भिनाती है उन्हें तुम्हें दूर करनी चाहिए। और पायल उसकी चुटकी लेते हुए बोली, पर अब शहद पका हुआ होगा तो मक्खियां तो आएगी ही। उद्धरण चिन्ह। सानवी गुस्सा करते हुए बोली, यू। तभी कर्नल साहब खड़े होते हुए बोले, और हाँ, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, कोई अच्छा लड़का ढूंढो वरना अगले महीने में तुम्हें कहूंगा उसके साथ डेट पर जाना होगा। ये कहकर कर्नल साहब वहां से जाने लगे। उद्धरण चिन्ह। सानवी खड़ी की खड़ी रह गई, अचानक जैसे वो किसी नींद से जागी हो ऐसे बोली, पर मामा मुझे जीवन साथी ढूंढना है, कोई कार नहीं चुन्नी की ढूंढ लूं। कर्नल साहब रुके और बिना पीछे मुड़े हुए बोले, 1 महीने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ याद करो, और अब ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना भूल जाना कि कोई मामा भी है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कर्नल साहब शाह पैलेस से बाहर निकल गए। कर्नल साहब को पता था कि सानवी फैमिली के नाम से ही थोड़ी इमोशनल होती है, वरना वो तो किसी की भी बात ना सुने। सानवी की आंखें कुछ देर के लिए नम जरूर हुई, पर दूसरे ही पल वो टेंशन में आते हुए बोली, अरे यार अब मैं क्या करूँ, इस बार मामू सच में बहुत सीरियस लगे। ये सब तेरी गलती है, सानवी ने सारा ठेकरा पायल पर डालते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। पायल अपना सिर खुजाते हुए बोली, मेरी गलती वो कैसे? सानवी ने कहा, अगर तू मामू को मेरी गुजरात जाने की बात ना बताती तो वो इतने गुस्से में ये फैसला न सुनाते और फिर मुझे किसी को डेट भी ना करना पड़ता, समझी। उद्धरण चिन्ह। पायल ने गंभीर होते हुए कहा, देख यही तो मेरा काम है, तेरा ध्यान रखना और तेरी पल पल की खबर कर्नल सर को देना, पर फिर भी तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर चली ही गई उस शेर से भिड़ने, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे डेटिंग और शादी से इतनी नफरत क्यों है। वैसे डेटिंग से याद आया, वो जो मैचो मैन जिसने तुझे उस जंगल में बचाया वो दिखता कैसा था? उद्धरण चिन्ह। पायल की बात सुनते ही सानवी के दिमाग में दक्ष का चेहरा आ गया। सानवी ने अपना सिर झटक कर पायल से कहा, चलो अब लेट नहीं हो रहा, एक तो वैसे ही मामू ने अलग ही टेंशन गले बांध दी है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 25-26 साल का एक शख्स, मुंह पर ब्लैक मास्क, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, सिर पर कैप पहने एयरपोर्ट से बाहर आके रोड पर पैदल चलने लगा। उसके पास कोई बैग नहीं था, वो खाली हाथ ही सड़क पर चले जा रहा था। तभी उसके पास कुछ कार्स आके रुकी। व्हाइट कलर की BMW उसके सामने खड़ी थी, उसके आगे 2 और पीछे 2, कुल 4 और BMW आके रुकी, पर बाकी चारों गाड़ियां ब्लैक कलर की थी। उन चारों ब्लैक कलर की कार से करीब 16 हटे कटे बॉडीगार्ड उतरे और सब उस शख्स के आगे अपने एक घुटने के बल बैठ गए। उन सभी ने ब्लैक सूट और ब्लैक मास्क लगा रखे थे, उन सब की सिर्फ आंखें दिख रही थी। तभी व्हाइट कार से एक और शख्स निकला, जिसका सूट तो ब्लैक था पर उसका मास्क रेड था। वो शख्स सबसे आगे जाकर अपने एक घुटने पर बैठ गया और बोला, वेलकम बैक बॉस। उद्धरण चिन्ह। कौन था वह शख्स? क्या सानवी सच में किसी को डेट करेगी? कौन है दक्ष? क्यों उसे वह आदमी किंग कह रहा था? चफ फॉर द डेविल, वेलकम बैक बॉस। इतना कहकर वह शख्स सिर झुकाकर एक घुटने पर बैठा रहा। तभी उस ब्लैक मास्क वाले आदमी ने कहा, खड़े हो जाओ सब। उसने जैसे ही कहा, उस रेड मास्क वाले के पीछे बाकी सब भी खड़े हो गए। वो शख्स चलते हुए व्हाइट कार के पास पहुंचा तो रेड मास्क वाले आदमी ने आगे आकर उसके लिए दरवाजा खोला। वो आदमी अंदर बैठा और ड्राइवर सीट पर वही रेड मास्क वाला आदमी बैठ गया। उसने कहा, चलो, और वह आंखें बंद करे हुए पीछे सिर टिकाकर बैठ गया। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसके सामने लाशों का मंजर आ गया। फ्लैशबैक, चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। एक आदमी जिसने रेड डेविल मास्क पहना हुआ था, वो एक और कराहते हुए अविश्वास से बोला, कैसे मुस्तफ़ा, तुमने मुझे कैसे हरा दिया? उद्धरण चिन्ह। कुछ देर पहले मुस्तफ़ा अपने 25-30 गुंडों के साथ एक नाइट बार में एंजॉय कर रहा था। तभी बार के बाहर 3 आदमी आकर खड़े हो गए। तीनों ने मास्क लगा रखा था। बीच में खड़े शख्स ने रेड डेविल मास्क लगा रखा था। दाएं और बाएं खड़े दोनों लोगों ने नॉर्मल रेड मास्क लगा रखा था। डेविल मास्क पहने आदमी ने कहा, तुम दोनों बाहर ही रहोगे, अंदर मैं अकेला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पर बी और दाएं ओर खड़े आदमी ने इतना ही कहा था कि डेविल मास्क वाले शख्स ने कहा, शमशेर, मैंने कहा ना कि तुम और शेरा बाहर रहोगे और यहाँ से मुस्तफ़ा और उसका कोई भी आदमी बाहर ना निकले, उसका ख्याल रखो। शमशेर ने सिर झुकाते हुए कहा, ओ बॉस। उसे पता था कि द डेविल की बात काटने का अंजाम सिर्फ मौत है, पर उन दोनों को उसकी परवाह थी और डेविल भी ये समझता था, इसलिए वो अभी तक जिंदा खड़े थे। शमशेर और शेरा दोनों जुड़वा थे, दोनों के बीच सिर्फ 5 मिनट का फर्क था। शमशेर बड़ा भाई था, वो दोनों 30 साल के थे और डेविल से 3 साल बड़े थे, पर डेविल के लिए वफादार थे। जब उनकी कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब उसने उन्हें छोटे भाइयों की तरह रखा। डेविल ने अपनी गर्दन हिलाई और वो नाइट बार के अंदर चला गया।
अंदर नाच गाना बहुत जोरों से चल रहा था। डेविल ने सीधा डीजे के पास गोली चला दी और अचानक सब रुक गया। पूरे बार में सन्नाटा पसर गया। तभी बार का मैनेजर चिल्लाते हुए निकला, कौन है साला? वो अपनी गन निकालकर जहां गोली चली उस ओर चलने लगा। जैसे ही उसने रेड डेविल मास्क में एक आदमी को देखा वो कांपने लगा। उसके हाथ से गन नीचे गिर गई और उसने अपने कांपते पैरों की ओर देखा। उसकी पैंट गीली हो गई थी। वह जानता था अगर यह मास्क दिखा इसका मतलब यमराज का बुलावा आ गया। वो मैनेजर अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला, देखो मैं। तभी धड़ाम से गोली चलने की आवाज़ आई और वो अगले पल नीचे गिरा पड़ा। डेविल ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 2 मिनट दूंगा मैं, तुम सबको निकल जाओ। अगले ही पल भगदड़ मच गई। मैनेजर की लाश को कुचलते हुए सब बाहर की ओर दौड़े। कुछ ही देर में पूरा क्लब खाली हो चुका था। वहां पर बचे थे सिर्फ डेविल और मुस्तफ़ा के साथ खड़े हुए 25 लोग। मुस्तफ़ा सोफे पर टेक लगाते हुए बोला, डेविल क्या तुम जंग चाहते हो? डेविल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुस्तफ़ा जंग नहीं तुम्हारा खात्मा। इतना सुनते ही मुस्तफ़ा के गुंडे डेविल की ओर बढ़ने लगे। डेविल ने अपनी गन को वापस रखा और पलक झपकते ही एक गुंडे के पास पहुंच गया। उसने एक मुक्का दे मारा। उस मुक्के की आवाज़ से बाकी के सब गुंडे रुक गए। जिस गुंडे को मुक्का लगा था वो अपने घुटनों पर बैठ गया और मुंह से खून की उल्टी करने लगा। जब तक बाकी के गुंडे समझ पाते कि क्या करे तब तक डेविल ने पास के टेबल से एक वाइन का खाली ग्लास उठाया और उसको तोड़ दिया। उस ग्लास की नीचे की नुकीली डंडी ही डेविल के हाथ में बची हुई थी। अगले ही पल वो नुकीली डंडी को किसी छोटे चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए वो धड़ाधड़ उन गुंडों की लाशें बिछाने लगा। उन लाशों पर सिर्फ 1 या 2 छेद ही दिखते, सिर या गले में, और अगले ही पल वो किसी पुतले की तरह जमीन पर गिर जाते। डेविल को जैसे बॉडी के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट की सटीक जानकारी हो। जैसे ही किसी जगह वार करता सामने वाला शख्स कोई प्रतिक्रिया किए बिना गिर जाता। मुस्तफ़ा अभी भी सोफे पर टेक लगाए ये सब आराम से देख रहा था। कुछ ही देर में डेविल ने सारे गुंडों की जान उनकी बॉडी से निकाल दी। धीरे से मुस्तफ़ा खड़ा हुआ और ताली बजाते हुए बोला, बहुत अच्छे, मानना पड़ेगा, मैंने सोचा था उससे जल्दी काम किया तुमने, पर तुम्हें क्या लगता है ये कुछ पॉइंट की जानकारी और ठीक ठाक फाइटिंग से तुम मुझे मार पाओगे? डेविल ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हें अकेले को मारना भी नहीं है। 5 पैंथर को जड़ से मिटाना है, पर हाँ, शुरुआत तुमसे जरूर होगी। मुस्तफ़ा हंसते हुए बोला, ओह सच में तुम्हें ऐसा लगता है? बाकी चारों की तो छोड़ो, किया तुम मुझे द पैंथर नंबर 3 को भी मार पाओगे? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर डेविल एक डेविलिश स्माइल देते हुए आगे बढ़ा और मुस्तफ़ा पर हमला कर दिया। मुस्तफ़ा अपनी जगह से हिला भी नहीं। जैसे ही डेविल का मुक्का मुस्तफ़ा को छू पाता, मुस्तफ़ा वहां से इतनी जल्दी हटकर डेविल के पीछे चला गया कि डेविल कुछ समझ ही नहीं पाया। डेविल चौंकते हुए पीछे मुड़ा और अपनी कमर से गन को निकालते हुए कहा, ओह तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, डेविल ने कहा और ट्रिगर दबा दिया। डेविल के माथे पर कोई सिकन नहीं थी, अब भी वह उतना ही शांत था। जैसे ही बुलेट मुस्तफ़ा को लगने वाली थी उसने अपना बायां हाथ आगे किया और अपनी 2 उंगलियों से बुलेट को पकड़ लिया। मुस्तफ़ा डेविल का मजाक उड़ाते हुए बोला, मार्शल आर्टिस्ट? मुस्तफ़ा जोर से हंसते हुए बोला, शायद तुम कुछ जानते ही नहीं हो, मार्शल आर्ट मास्टर किसे कहते हैं? मार्शल आर्ट मास्टर? ये सुनकर डेविल दंग रह गया। उसने कहीं सुना था कि एक मार्शल आर्टिस्ट जब अपने 7 स्टेज पार कर लेता है तब वो एक मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता है। उसका शरीर मेटल जैसा सख्त हो जाता है और वे बुलेट को भी अपने हाथों से रोक सकता है। तभी उसकी नज़र मुस्तफ़ा के हाथ में पकड़ी बुलेट पर गई। मार्शल आर्ट मास्टर हजारों में कोई एक होता है। मुस्तफ़ा ने कहा, तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो अच्छी है और किसी 4 या 5 स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट को तुम हरा भी सकते हो, और मेरे ख्याल से तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल तो आर्मी की स्टाइल जैसी है। इतना सुनते ही डेविल के माथे पर सिकन आ गई। उसने मास्क लगा रखा था, फिर भी मुस्तफ़ा से उसके माथे की सिकन छुपी ना रह सकी। मुस्तफ़ा ने डेविल का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो मेरा ख्याल ठीक ही है, तुम आर्मी से हो। बहुत बढ़िया, देश की सेवा भी करो और जो कानून की पहुंच से दूर हो उन्हें इस मास्क के पीछे छुपकर हटाओ। प्लान तो अच्छा है, पर अफसोस कि आज तुम्हारा सामना मुझसे है। इतना कहकर मुस्तफ़ा अगले पल डेविल से 2 मीटर दूर आ गया। उसकी रफ्तार इतनी थी कि डेविल ठीक से उसे देख भी नहीं पाया। मुस्तफ़ा ने अपना पैर हवा में घुमाया और सीधा डेविल के पेट में दे मारा। डेविल उड़ता हुआ पीछे दीवार से टकरा गया और उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। मुस्तफ़ा ने कहा, मैं चाहूं तो अपनी एक उंगली से तुम्हें मार सकता हूं, पर तुमने मेरे 25 आदमियों को मारा है जिनमें से कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी थे, इसलिए तुम्हें आसान मौत तो नहीं दूंगा। और आज सबको पता भी तो चले कि जिस डेविल से वह इतना खौफ खाते हैं वह कौन और उसका हस्र मुस्तफ़ा रहमान ने क्या किया है। डेविल ने अपने दर्द को सहते हुए कहा, कैसे? तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? पूरे 5 साल मैंने कड़ी मेहनत की और खुद को इस काबिल बनाया, और सिर्फ एक लात से मेरी ये हालत। मुस्तफ़ा ने अपने दांत भींचे और कहा, यह तो अब ऊपर जाकर ही सोचना। इतना कहकर मुस्तफ़ा धीरे कदमों से डेविल की ओर बढ़ने लगा। डेविल के पास पहुंचकर उसने अपने एक हाथ से डेविल की कॉलर पकड़ी और उसे उठा लिया। अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर डेविल को मारने के लिए बढ़ा दी।
कि तभी मुस्तफ़ा एकदम से चौंक गया, उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई, उसे अचानक किसी पावरफुल ऑरा का दबाव महसूस हुआ, उसने डेविल को छोड़ दिया और वो घुटनों पर आ गिरा। डेविल ये देखकर दंग रह गया। डेविल ने मन ही मन सोचा, इसे अचानक क्या हुआ। डेविल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था, पर मुस्तफ़ा घुटनों के बल बैठा कर आ रहा था। तभी वहां एक शराब में धुत आवाज गूंजी, कब से देख रहा हूं चपड़ चपड़ किए जा रहा है। किसकी थी वह आवाज? CH5 मुंबई में हड़कंप। मुस्तफ़ा अपने घुटनों के बल बैठा हुआ, जैसे किसी से लड़ने की कोशिश कर रहा हो पर वो नाकाम हो रहा हो। अचानक उसे कुछ समझ आया, उसकी आंखें अविश्वास से खुल गई और वो हकलाते हुए बोला, ये पावर, ये तो किसी ग्रेट मास्टर की पावर है। मुस्तफ़ा सिर्फ इतना ही बोल पाया था। तभी एक शराबी की आवाज़ आई, कब से चपड़ चपड़ कर रहा है, शांति से सोने भी नहीं देते लोग। इतना सुनते ही मुस्तफ़ा और डेविल दोनों की नज़र कोन में एक टेबल पर पड़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस टेबल पर वाइन का बोतल पकड़े हुए सो रहा था। वो उठा और मुस्तफ़ा की ओर बढ़ने लगा, उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ये देखकर मुस्तफ़ा को हैरानी हुई। उसने मन में ही कहा, ये दबाव तो किसी ग्रेट मास्टर का ही हो सकता है, जो इतनी दूर से भी मुस्तफ़ा को इस कदर मजबूर कर दे। पर किसी ग्रेट मास्टर को एक बोतल तो क्या 100 बोतल भी चढ़ नहीं सकती, तो फिर ये आदमी नशे में कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। तभी उस शख्स ने गुस्से में मुस्तफ़ा को घूरा और मुस्तफ़ा खून की उल्टियाँ करने लगा। वो आदमी गुस्से में मुस्तफ़ा को देखते हुए बोला, मैं पिछले 3 दिनों से बिना रुके वाइन पी रहा हूँ और जब मुझे थोड़ी सी चने लगी तो तुमने शोर मचाकर उतार दी, अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर मुस्तफ़ा का चेहरा पीला पड़ गया। वो ये भी समझ गया कि इस आदमी को नशा क्यों हुआ है। वे पिछले 3 दिनों से यहीं पर रह कर पी रहा है। मुस्तफ़ा सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने कितनी बोतल खाली करी होगी। तभी मुस्तफ़ा को उस आदमी की आखिरी लाइन याद आई, तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, और वो पूरा पसीने से भीग गया। डेविल ये सब आधी बेहोशी में देख रहा था। तभी मुस्तफ़ा अपने दर्द से लड़ते हुए बोला, मास्टर मैंने गलती की है, मैं अपनी जान की माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करे। वो आदमी तब तक मुस्तफ़ा के बेहद करीब आ गया था। उसने मुस्तफ़ा को उठाया और एक हल्का सा धक्का दे मारा। मुस्तफ़ा उस धक्के से उड़ता हुआ बार के एंट्रेंस गेट से टकराया और उसका सिर फट गया। जैसे तैसे मुस्तफ़ा खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। वो आदमी धीमे कदमों से डेविल की ओर बढ़ा और बोला, तुमने भले ही डेविल का मास्क लगा रखा हो, पर तुम में से मुझे किसी एंजल जैसी पॉजिटिव वाइब महसूस हो रही है। मैंने सुनी तुम दोनों की बातें। अगर तुम सीक्रेट मार्शल आर्ट की दुनिया में जाना चाहते हो तो 1 महीने बाद गुजरात में तुम्हें जूनागढ़ नाम के पहाड़ी इलाके में मिलूंगा, वहां आ जाना, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। डेविल ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उस आदमी ने आगे कहा, मैं अभी ले जाता, पर तुम्हारे घाव भरने में 1 महीना तो लगेगा। इतना कहकर उस आदमी ने कुछ जगह टेप किया और डेविल की सांस जो उखड़ रही थी वह नॉर्मल हो गई। अचानक का ब्रेक की आवाज़ से उसकी आंखें खुली और वो प्रेजेंट में पहुंचा। वो मास्क वाला आदमी डेविल ही था। कार एक आलीशान विला के आगे आके रुकी। रेड मास्क वाले दूसरे आदमी ने दरवाजा खोला। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को डेविल ने कहा, चलो चले शेरा। ये कहकर डेविल गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, दूसरा रेड मास्क वाला आदमी अपने घुटने मोड़ने जा रहा था। तभी डेविल ने उसे पकड़ा और गले से लगा लिया। डेविल विला में एक आलीशान कमरे में 3 लोग घुसे। अंदर आते ही तीनों ने अपने अपने मास्क उतारे। डेविल ने उस दूसरे आदमी से मास्क उतारते हुए कहा, मेरे भाई शमशेर कैसे हो? जैसे ही डेविल ने अपना मास्क उतारा, शमशेर के सामने दक्ष खड़ा था। जी हाँ, उस मास्क के पीछे दक्ष ही था। शमशेर इमोशनल हो गया और दक्ष के गले लगते हुए बोला, बॉस अब ठीक हो, आप आ गए हो तो? दक्ष ने कहा, मुझे पता है तुम दोनों ने इन 2 सालों में कैसे संभाला है, पर अब हमारी बारी है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर पूरी मुंबई में हड़कंप मच गया। डेविल की का मुंबई की सड़कों में देखी गई है। यह सुनकर क्वीन के अड्डे पर राका अपना पसीना पोंछते हुए किसी को कॉल लगा रहा था। सामने से जैसे ही कॉल उठाया गया, वो जल्दी में बोला, जल्दी से बॉस से कांटेक्ट करो और बताओ डेविल आ चुका है। इतना सुनते ही सामने सन्नाटा पसार गया और कॉल कट हो गया। एक बहुत बड़े विला में 2 लोग स्विमिंग पूल के पास चेयर पर लेटे धूप सेक रहे थे। उनके पास 5 लड़कियां थी जो दोनों को मसाज दे रही थी। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। उसे देखकर वो दोनों खड़े हो गए और बोले, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उस शख्स ने अपनी सांसें संभालते हुए हकलाते हुए कहा, वो। उन चेयर पर बैठे 2 आदमियों में से बड़ी उम्र का आदमी बोला, क्या वो लगा रखा है, ठीक से बोलो। उस आदमी ने जो भागते हुए आया था उसने कहा, डेविल। इतना सुनते ही उस अधेड़ उम्र के आदमी का मुंह जैसे सील गया हो। दूसरा व्यक्ति जो करीब 40 की उम्र का था, उसने डरते हुए कहा, राणा ठीक से कहो। तभी राणा ने कहा, बॉस डेविल वापस आ गया। जिसने राणा से सवाल किया था वो 2 कदम पीछे चला गया। पहला व्यक्ति धम से जमीन पर बैठ गया और कराहते हुए बोला, मेरी दवाई। एक मेड जो पास में ही खड़ी थी वह भागते हुए गई और उसको बीपी की दवाई खिलाई।
पहला शख्स जिसका नाम विराज था उसने दूसरे शख्स से कहा, संभालो खुद को, महेंद्र मैं बियॉस को कॉल करता हूँ। सारी मुंबई में तहलका मचा हुआ था। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर गैंग में सिर्फ डेविल की ही बात चल रही थी। शाम के वक्त सानवी और पायल ऑफिस से निकलने के लिए जैसे ही लिफ्ट में घुसे, सानवी को अचानक याद आया कि वो मीटिंग की वजह से अपना फ़ोन तो टेबल की ड्रॉर में ही भूल गई। सानवी ने पायल से कहा, तुम का निकालो, मैं फ़ोन लेके ऑफिस के बाहर आती हूँ। पायल ने कहा, ठीक है जल्दी आना। इतना कहकर पायल लिफ्ट के अंदर चली गई। सानवी अपने ऑफिस में फ़ोन निकाल कर जा ही रही थी तो उसकी नज़र नोटिफिकेशन पर गई। एक नंबर से उसे कई कॉल्स आए हुए थे। सानवी ने सीधा उस नंबर पर कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल उठा, सानवी ने खींच भरी आवाज़ में कहा, उमंग तुम्हें कितनी बार कहा है, इस नंबर पर कोई भी काम हो कभी मैसेज या कॉल नहीं आना चाहिए, पायल बहुत तेज है। सानवी कॉल पर उमंग को डांट ही रही थी, तभी सामने से उमंग की आवाज़ आई, ये डेविल के बारे में है। ये बात सुनते ही सानवी चुप हो गई। कुछ देर रुक कर वो बोली, बताओ क्या। सामने से आवाज़ आई, डेविल की कार आज सुबह को मुंबई में देखी गई है। उद्धरण चिन्ह। सानवी गुस्सा होते हुए बोली, आर यू स्टूपिड उमंग, सिर्फ कार ही तो दिखी है ना कि डेविल, और डेविल हो तो भी मैं किसी से नहीं डरती। कॉल पर सामने उमंग था, क्वीन का राइट हैंड। उमंग ने कहा, बियॉस 2 सालों में डेविल की कार मुंबई में कभी नहीं निकली और अचानक हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होना और फिर डेविल की कार देखना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। ठीक है मैं आ रही हूँ। कया दक्ष ही डेविल है। च6 डेविल से सामना। दूसरी ओर दक्ष एक शानदार विला के बाथटब में लेटा हुआ था। तभी रूम के दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आई। दक्ष की सुनने की काबिलियत इन 2 सालों में और भी अच्छी हो गई थी। वो बाथटब से निकला और एक टॉवेल लपेटकर दरवाज़ा खोला। सामने शेरा खड़ा था। दक्ष ने कहा, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। शेरा ने नीचे देखते हुए कहा, वो बात नहीं है भाई, बात कुछ और है। शमशेर और शेरा दोनों दक्ष के लिए वफादार थे और वो अकेले में दक्ष को भाई कहकर ही बुलाया करते थे। दक्ष ने शेरा को कुछ असमंजस में देखकर कहा, कहो क्या है। शेरा ने नीचे देखते हुए ही कहा, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। इतना बोलकर शेरा शर्माने लगा। दक्ष ने खुश होते हुए कहा, अच्छा है, कोई तो मिंगल होगा हम तीनों भाइयों में से। वैसे वो लड़की तुम्हारे बारे में जानती है क्या। दक्ष ने शेरा की कमर में बंधे रेड मास्क की ओर इशारा करते हुए कहा। शेरा दक्ष का इशारा समझ गया और शर्माते हुए बोला, हाँ भाई, इसकी वजह से ही तो प्यार हुआ है। दक्ष ने कहा, वो कैसे। शेरा ने कहा, भाई आप जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये बात तब की है। हम दोनों भाई बहुत घबरा गए थे, तो एक बार मैं डॉक्टर को डांट रहा था, तभी मेरा मास्क गलती से गिर गया और मैं जितनी देर में मास्क उठाता उस डॉक्टर ने मेरा चेहरा देख लिया था। और फिर किया भाई, हम रोज हॉस्पिटल में मिलने लगे। 1 महीने तक रोज मिलकर थोड़ी सी मुझे भी वो पसंद आने लगी। दक्ष ने कहा, तो दिक्कत क्या है। शेरा ने कहा, दिक्कत आप हो भाई। दक्ष ने कहा, मैं वो कैसे। शेरा ने डरते हुए कहा, वो शमशेर ने कहा है जब तक आप शादी नहीं करते हम दोनों में से कोई शादी नहीं करेगा। दक्ष शोक में बोला, क्या तो तुम भी पूरी जिंदगी। इतना बोलकर दक्ष अंदर की ओर जाने लगा, पर शेरा की सीटी पीटी गुल हो गई थी। उसकी शकल पर 12 बज गए। दक्ष अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर पीछे मुड़कर उसने शेरा की रोनी सूरत देखी, वैसे ही उसकी हंसी निकल गई। दक्ष हंसी रोककर फिर से अपने गंभीर ऑरा में आया और शेरा से कहा, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले काम पर ध्यान दो। इतना कहकर दक्ष ने शेरा के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष सिर्फ कुछ लोगों के सामने ही खुल के बात करता है, वरना वो अपने गंभीर और बोसी ऑरा में ही रहता है। दक्ष जल्दी से तैयार हुआ। तैयार होकर उसने अपना डेविल मास्क उठाया और उसे देखते हुए बोला, बहुत मिस किया तुम्हें 2 साल। फिर मास्क लगा के खुद को आईने में देखने लगा। ब्लैक सूट, ब्लैक शूज, हाथ में ब्लैक वॉच और मुंह पे रेड डेविल मास्क। दक्ष जैसे कोई सुपरस्टार जो किसी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होकर निकला हो। वो खुद को आईने में देखता है और वहां से जाने लगता है। कुछ देर बाद एक रूम में एक दीवार पर पूरी तरह से स्क्रीन ही लगी हुई थी। सारी स्क्रीन पर एक ही नाम दिख रहा था। दक्ष स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, कौन है ये क्वीन। शमशेर ने कहा, ये तो अभी पता नहीं चला, इसकी सारी जानकारी हमें 5 दिनों पहले ही मिली है। क्वीन का ही कोई आदमी था जिसने ये हम तक पहुंचाया, जो क्वीन से कुछ ज़्यादा ही नफरत करता है। पर ये हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि क्वीन खुद हमारी तरह ही छोटी मोटी गैंग को ख़त्म कर रही है। और ख़ास बात, मुंबई में पिछले 2 सालों में जितने भी ड्रग डीलर मरे हैं उनमें भी क्वीन का ही हाथ है। दक्ष ने कहा, इंटरेस्टिंग, इस क्वीन से मिलना पड़ेगा। शमशेर ने दक्ष से कहा, और एक बात, क्वीन का किसी तरह से शाह इंडस्ट्री से कोई जुड़ाव है। शाह इंडस्ट्री का नाम सुनते ही दक्ष के दिमाग में सानवी का चेहरा घूमने लगा। उसने अपना सिर झटका और शमशेर से कहा, मुस्तफ़ा के बारे में किया। शमशेर ने कहा, मुस्तफ़ा भी 2 सालों से मुंबई में नहीं है, पर उसके खास आदमी महेंद्र और विराज यही रहकर उसका काम संभाल रहे हैं। शमशेर ने आगे कहा, उन्हें जैसे ही आपकी खबर लगी वह सब विला खाली करके वहां से भाग चुके हैं। पर हमारे नेटवर्क से पता लगा है कि वो लोग होटल मून स्टार में रुके हुए हैं और वह होटल शाह इंडस्ट्री के अंदर आती है।
दक्ष ने ज्यादा ना सोचते हुए शमशेर से कहा, तैयारी करो, मुझे सुबह निकलना होगा। शमशेर ने यश बॉस कहा और वहां से जाने लगा। आधे घंटे बाद होटल मून स्टार के एंट्रेंस गेट पर डेविल की कारों का काफिला आकर रुका। दक्ष और उसके आदमी होटल के अंदर जाने लगे। रेड डेविल मास्क पहने एक शख्स सबके आगे और उसके पीछे कुल 22 लोग और चल रहे थे, जिनमें से 2 ने रेड मास्क लगा रखा था और बाकी के 20 लोग ने ब्लैक मास्क। यह देखकर जो डेविल की दहशत 2 सालों पहले देख चुके थे वह समझ गए आज किसी की सामत आई है। जैसे ही होटल के अंदर डेविल को मैनेजर ने देखा वह कांपने लगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस मास्क का मतलब किसी की मौत। उसने सीधा सानवी को कॉल लगाया और उसे सब बता दिया। डेविल ने शमशेर को ऑर्डर दिया, जाओ पकड़ो उन्हें और मेरे पास लेकर आओ। शमशेर ने सबको ऑर्डर दिया और सारे लोग मुस्तफ़ा के आदमियों को ढूंढने चले गए। डेविल मैनेजर के पास चलकर जाने लगा। मैनेजर अपनी चेयर से खड़ा हो गया, उसकी टांगें कांपती हुई साफ दिख रही थी। डेविल ने उसकी टांगों की ओर देखा, फिर मैनेजर की ओर। वह उसे इग्नोर करते हुए सीधा मैनेजर की रोलिंग चेयर पर जाके बैठ गया। शेरा अभी भी डेविल के पीछे खड़ा था। डेविल ने कहा, शेरा तुम कंट्रोल रूम में जाओ और सब ठीक करो। शेरा ने येस बॉस कहा और जाने लगा। डेविल ने मैनेजर की ओर देखा और अपनी रोबीली आवाज में कहा, मुंह क्या देख रहे हो, गेट लॉस्ट। मैनेजर अपने ही ऑफिस से ऐसे भागा जैसे कोई कैदी जेल से। ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। कुछ देर रुककर एक लड़की की आवाज आई, किसी हेलोवीन पार्टी में जा रहे हो या फिर चेहरा ही इतना गंदा है कि मास्क लगाना पड़ता है। डेविल की आंखें खुली और वह सामने देखकर दंग रह गया। सामने सानवी खड़ी थी। डेविल के मास्क के पीछे दक्ष ने उसे देखा तो अचानक उसके मुंह पर एक हल्की स्माइल आ गई। अगले ही पल वह फिर से अपने ऑरा में लौटा और बिना कुछ कहे खा जाने वाली नजरों से सानवी को घूरने लगा। डेविल ने मन ही मन गुस्से में कहा, यह लड़की पागल हो गई है, सामने मौत खड़ी है और ये बोले जा रही है। तभी सानवी ने चुटकी बजाते हुए डेविल से कहा, ओ हेलो मिस्टर, तुम डेविल या जो भी तुम्हारा नाम है, किसकी परमिशन से यहाँ मैनेजर के ऑफिस में बैठे हो। डेविल ने मन में ही सोचते हुए कहा, क्या ये सच में मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है। डेविल ने सानवी से शांति से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है। सानवी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं इस मून स्टार की ओनर हूँ। यह सुनकर डेविल का दिमाग ठनका। पहले उस जंगल में वैसी खतरनाक जगह पर अकेली होना और फिर शाह इंडस्ट्री की मालकिन होना, ऊपर से मुझसे ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ ऐसे बात करना। जैसा कि शमशेर ने कहा कि शाह इंडस्ट्री और क्वीन का कुछ जुड़ाव है, ये सब बातें तो एक ही तरफ इशारा कर रही है। डेविल ने अपने आप को ही ख्यालों से निकला और वो अपनी गंभीर आवाज में सानवी से बोला, तुम फिक्र मत करो, क्वीन में यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। CH7 1 साल में मौत। सानवी के चेहरे पर सिकन आ गई, पर दूसरे ही पल वह खुद को संभाल कर हंसते हुए बोली, क्या क्वीन ये अच्छा तरीका है किसी खूबसूरत लड़की को शांत करने का, पर मैं उन जैसी नहीं हूं, सो प्लीज गेट आउट और आइंदा मेरे होटल में आने की कोई जरूरत नहीं है। डेविल ने कुछ पलों के लिए आई सिकन को सानवी के चेहरे पर देख लिया था और उसका शक यकीन में बदल गया। डेविल ने अपनी रोबीली आवाज में सानवी से कहा, देखो मैं सिर्फ बुरों के लिए बुरा हूं और तुम ही क्वीन हो, मैं यह भी जानता हूं। अब सोच लो, सच में तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। सानवी दंग रह गई। यह बात तो राका और उमन के अलावा और कोई नहीं जानता, तो फिर इसे कैसे पता चली। सानवी कुछ बोलने जा ही रही थी तभी ऑफिस का डोर नॉक हुआ। डेविल ने कहा, अंदर आ जाओ। शमशेर अंदर आया और सानवी को दक्ष के पास देखकर दंग रह गया। शाह इंडस्ट्री की मालकिन और वह भी बॉस के साथ। दक्ष कभी किसी लड़की को अपने करीब भी नहीं आने देता था और यहाँ तो दोनों अकेले एक कमरे में थे। शमशेर हड़बड़ाहट में वापस जाने लगा। डेविल के मास्क में बैठे दक्ष की रोबीली आवाज आई, शमशेर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बताओ जो बताने आए हो। शमशेर ने पहले सानवी की ओर देखा और डेविल से कहा, बॉस मुस्तफ़ा का राइट हैंड महेंद्र पकड़ा गया और विराज यहाँ पर नहीं था। यह सुनकर डेविल की आंखें लाल हो गई। पहली बार सानवी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक डर की सिरहन महसूस हुई, पर अगले ही पल उसे अपने पापा के आखिरी शब्द सुनाई पड़ने लगे, तुम सौरव शाह की बेटी हो, तुम डर नहीं सकती। दूसरी ओर शमशेर जो खुद किसी से नहीं डरता था, वह डेविल के ऑरा को देखकर कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। डेविल ने अपने दांत भींचते हुए कहा, कैसे, तुमसे गलती कैसे हो सकती है। शमशेर ने हकलाते हुए कहा, बॉस हमने पता लगाया था, तब वह यही था, जब हम निकले उतने में वह होटल छोड़ के कहीं चला गया। डेविल ने खुद को शांत किया और बोला, महेंद्र को हमारे साथ ले चलो और बाकी सबको मार कर सड़क पर डाल दो। यह कहकर डेविल वहां से उठकर जाने लगा। मुस्तफ़ा का नाम सुनते ही सानवी समझ गई कि डेविल उसके पीछे नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के पीछे पड़ा है। वह भी उसके पीछे ही बाहर निकली, पर तब तक डेविल वहां से जा चुका था। सानवी अपने ख्यालों में ही बोली, यह आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी उसे वॉशरूम की ओर से कुछ आवाज़ें आई। वह सब ख्याल झटक कर वॉशरूम की ओर जाने लगी। तभी उसे डॉक्टर नेहा किसी रेड मास्क वाले शख्स से बात करते दिखी। वह वही कॉरिडोर में खड़ी होकर सुनने लगी। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेहा सामने शेरा को देखकर दौड़ते हुए शेरा के गले लग गई।
नेहा गले लगे हुए ही बोली, ओ शेरू, तुम मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई थी, तुम कैसे? शेरा ने नेहा का सिर सहलाते हुए कहा, मैं बॉस के साथ आया था। जैसे ही शेरा ने यह कहा, नेहा झट से उससे अलग हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। नेहा डरते हुए किसी गुड़िया की तरह बोली, क्या कहा उन्होंने? नेहा बहुत क्यूट और मासूम थी और वह जब नर्वस होते हुए बोलती तब वो किसी डोल जैसी लगती। शेरा ने उसकी नाकपिंच की ओर बोला, बॉस बेहद खुश हुए। ये सुनकर नेहा खुशी से झूमने लगी। तुम अपना मास्क निकालो ना, नेहा ने शेरा से कहा। शेरा ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्यों? निकालो ना। यह कहकर नेहा अपने हाथों से मास्क हटाने लगी। शेरा ने कहा, देखो अभी मैं बॉस के साथ हूँ और डेविल के आदमी से तुम्हें भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हम बाद में मिलेंगे, अभी तुम जाओ। नेहा यह सुनकर गुस्सा हो गई। शेरा ने कहा, बात को समझो। वो शेरा के पास गई। नेहा उच्चकर शेरा की गर्दन पर जोर से काटकर भाग खड़ी हुई। वह भागते हुए बोली, यह तुम्हारी पैनिशमेंट है। शेरा की गर्दन से हल्का खून निकल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसे साफ किया और बोला, पागल लड़की। नेहा जैसे ही कॉरिडोर से मुड़ी वह सानवी से टकरा गई। नेहा ने सामने देखा तो सानवी खड़ी थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। नेहा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोली, सानवी दी। सानवी के चेहरे पर अचानक एक खतरनाक स्माइल आ गई। नेहा को वहां से अपने ऑफिस की ओर ले जाने लगी। डेविल विला में शेरा दक्ष के रूम का डोर नॉक करता है और अंदर जाता है। अंदर जाके वह दक्ष से कहता है, भाई अपने बुलाया था। दक्ष लैपटॉप में घुसे हुए ही उससे कहता है, हाँ कल सुबह 5 बजे तक मुझे कुछ सिंपल कपड़े एक बैग में पैक करके चाहिए। शेरा ठीक है भाई कहकर जाने वाला ही होता है कि दक्ष उसे आवाज देता है। शेरा मन ही मन बोला, यार ये कब से छुपा रहा हूँ, अब तो पक्का खिल्ली उड़ने वाली है। शेरा जैसे ही पीछे मुड़ा दक्ष ने कहा, और वो ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, ये याद रखना। तभी दक्ष की नज़र शेरा की गर्दन पर गई जहां बाइट का निशान बना हुआ था जिसे वह अपना कॉलर ठीक करते हुए छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दक्ष एक कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, यह गर्दन पर किया लगा है? शेरा यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, कहा कुछ भी तो नहीं है। दक्ष ने कहा, यहाँ आओ जरा। शेरा नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे ये तो जब मैं मून नाइट के कंट्रोल रूम में गया था तब एक छिपकली ने काट लिया था। भाई मैं बता रहा हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते वो लोग। अच्छा कहीं उस छिपकली ने वाइट कोट तो नहीं पहना हुआ था ना? इतना कहकर दक्ष जोर जोर से हंसने लगा। शेरा के मुंह पे 12 बज गए। लग गई वॉट? अब ये राक्षस जो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता वो भी मेरी खिल्ली उड़ाएगा। उस छिपकली की तो मैं काटना ही था तो थोड़ा गर्दन की नीचे की ओर नहीं काट सकती थी, जरूर उसने ये जानबूझकर ही किया है। शेरा ने मन ही मन कहा और जल्दी जल्दी जाते हुए बोला, मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ। शेरा के जाते ही दक्ष फिर से अपने एक्डू पर्सनैलिटी में लौट आया और आराम से अपनी रोलिंग चेयर पर आंखें बंद करे बैठ गया। तभी दक्ष को अपने मास्टर की बातें याद आई। मास्टर ने दक्ष से कहा, बहुत अच्छे, तुमने सिर्फ 2 सालों में ही वो कर दिया जो लोग 10 सालों में भी नहीं कर पाते। मास्टर ने फिर कुछ गंभीर होते हुए कहा, पर अब तुम्हारे मीरिडियन ब्लॉक हो गए हैं, इस वजह से तुम्हें अब अपने स्टेज को बढ़ाने में मुश्किल होगी और अगर तुमने 1 साल के अंदर ग्रैंड मास्टर स्टेज में एंटर नहीं किया तो तुम्हारी मौत भी होने की संभावना है। दक्ष ने कहा, मेरे मेरिडियन को कैसे पूरी तरह खोला जाए मास्टर? मास्टर ने कहा, वो तरीका तुम्हें खुद से ढूंढना होगा, और वे वहां से जैसे कहीं हवा में ही गायब हो गए। दक्ष की आंखें खुली और वह सोचते हुए खुद से ही बोला, कैसे कैसे करूं मैं अपना स्टेज कंप्लीट और कैसे अपने लॉक मेरिडियन खोलूं? जय डेविल एंजल। दूसरी ओर मून नाइट होटल में सानवी अपनी रोलिंग चेयर पर दाएं बाएं घूमते हुए एकटक नेहा को ही देखे जा रही थी। नेहा नीचे नजर किए हुए ही बोली, दी रात बहुत हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर जाओ, तुम्हें अपने सपने में उस डेविल के लेफ्ट हैंड शेरा को जो देखना है, सानवी ने यह कहा और दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। पर जरा सोचो, अगर मामू को यह पता चला कि कर्नल सुभाष राठौड़ की इकलौती बेटी डेविल के आदमी से इश्क लड़ा रही है तो क्या होगा? नेहा सानवी के मामा सुभाष राठौड़ की इकलौती बेटी और सानवी से 1 साल छोटी थी। दी आप समझती है वैसे नहीं है वे लोग। इतना कहकर नेहा चुप हो गई और नीचे देखने लगी। नेहा ने मन ही मन गुस्सा होते हुए कहा, वैसे तो खुद को बहुत बड़ा 30 बार खान समझते हैं और दी छुप कर देख रही थी, यह तक पता नहीं चला, मिलने दो तब बताऊंगी। फिर वो सानवी को देखते हुए बोली, दी मैं उसे प्यार करती हूँ। और वो? सानवी ने नेहा से पूछा। नेहा जल्दी में बोली, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है पर वह अभी शादी नहीं कर सकता और जब तक वह खुद को अच्छा इंसान साबित ना कर दे तब तक मैं भी उसे शादी नहीं करूंगी। सानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारा तो समझ में आता है, पर वह क्यों शादी के लिए मना कर रहा है? वो क्या है नादी, जब तक मिस्टर डेविल शादी नहीं करते तब तक वह दोनों भाई शादी नहीं करेंगे। सानवी ने अविश्वास से कहा, तो क्या मिस्टर डेविल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नेहा ने मायूस होते हुए कहा, वही तो वे लड़कियों को अपने पास आने ही नहीं देते।
सानवी फिर अपने मुद्दे पर आते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं ये बात मामू को न बताऊं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नेहा ने कहा, ठीक है दी, आप जो कहेगी मैं वह करूँगी। सानवी ने कहा, सोच लो, फिर तुम मुकर नहीं सकती। नेहा ने बिना कुछ सोचे खुश होते हुए कहा, अरे दी, आप तो बस काम बोलिए। सानवी ने कहा, ठीक है, तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेविल की तस्वीर चाहिए, मुझे यह जानना है कि वह है कौन, बस इतना करना है तुम्हें। नेहा एकदम से भूत बन गई और उसकी आंखों में डर छा गया। क्या हुआ, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सानवी ने नेहा को भड़काते हुए कहा। नेहा, जिसकी पलकें उसके आंसू से भीग गई थी, उसने रोनी आवाज में कहा, वो बात नहीं है दी, पर अगर मिस्टर डेविल की पहचान किसी ने लोगों के सामने रिवील की तो शेरा और शमशेर भाई उनके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। वह दोनों इतना मानते हैं मिस्टर डेविल को, यहाँ तक कि वह 1 महीने तक मेरे हॉस्पिटल में भी रहे थे, वहाँ भी एक पल के लिए भी मिस्टर डेविल को अकेला नहीं छोड़ा था। सानवी ने चौंकते हुए नेहा से पूछा, क्या डेविल तुम्हारे हॉस्पिटल में पूरे 1 महीने तक रह था? नेहा ने कहा, हाँ, और उनके इंटरनल ऑर्गन तो बहुत खराब हालत में थे, पूरे 7 दिनों तक वह बेहोश रहे, पर कमाल की बात तो पता है क्या दी, वह किसी चमत्कार से ही जिंदा बचे हैं, वरना इतना ब्लड लॉस और इतनी इंजरी के बाद तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, और वह सिर्फ 7 दिनों में ठीक भी हो गए। तब मुझे पता चला कि लोग उन्हें डेविल क्यों कहते हैं, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। सानवी अपनी सोच में ही बोली, इंजर्ड और डेविल क्या, ये इतना सोचकर उसने नेहा से पूछा, और यह बात कब की है? नेहा ने सोचते हुए मासूमियत से कहा, छोटा हूँ, कुछ 2 सालों पहले की, और हादी वह ठीक होते ही कहीं चले गए थे। फिर वह ब्लश करते हुए बोली, मैं और शेरा भी तब से साथ है, पर हाँ, सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस से ही, वैसे नहीं जैसे हर कोई रहता है। नेहा अपने में ही बोले जा रही थी, पर सानवी कहीं खोई हुई कुछ सोच रही थी। सानवी ने मन ही मन कहा, मुस्तफ़ा और डेविल की लड़ाई भी तो 2 साल पहले हुई थी, और दोनों जिंदा भी है, कोई नहीं जानता उस रात क्या हुआ था, पर अब लगता है कि दोनों बहुत ज्यादा ही घायल हो गए होंगे, पर फिर डेविल 1 महीने में ठीक होकर भी तो मुस्तफ़ा को ढूंढ सकता था, तो वह 2 सालों तक कहा था, यह बात तो अब डेविल ही बता सकता है, और उसके लिए मुझे नेहा को मनाना पड़ेगा। ये सोचकर सानवी ने नेहा से कहा, सुनो, अगर शेरा तुम्हें पकड़ भी लेता है डेविल का फोटो लेते हुए, तो भी वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बल्कि वह खुद तुम्हें फोटो निकाल कर देगा। नेहा एकदम शौक होते हुए सानवी के पास गई और उसको चेक करते हुए बोली, दी दिखाओ, आपको फीवर तो नहीं है ना, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। सानवी ने अपने बिना एक्सप्रेशन के चेहरे से नेहा को घूरा और बोली, अगर वो तुम्हारा इरादा जान जाता है तो उसे कह देना कि सानवी शाह डेविल से प्यार करती है, बस फिर किया वह खुद तुम्हारी मदद करेगा। सानवी ने बहला फुसला कर नेहा से हाँ करवाही ली। अगली सुबह 6 बजे दक्ष अपने रूम से बाहर निकला, उसके कपड़े बिल्कुल सिंपल थे, पर उसकी डेसिंग पर्सनैलिटी को छुपा पाने में नाकाम हो रहे थे। एक ब्लैक मास्क जो सिर्फ उसके नाक और मुंह को कवर कर रहा था, उसके ऊपर ब्लैक गोगल और सिंपल जींस शर्ट में सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ वो अपनी रोबीली आवाज में बोला, ये बैग एयरपोर्ट तक पहुंचा दो। शेरा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने खास आदमी को बुलाते हुए उसे कुछ समझने लगा। दक्ष डेविल विला से निकला और पैदल ही टैक्सी के लिए जाने लगा। डेविल विला सुनसान एरिया में बना हुआ था, जहां से 2 या 3 किलोमीटर तक कोई टैक्सी नहीं चलती थी। दक्ष ने आगे जाकर टैक्सी की ओर वह एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे ही वह वेटिंग एरिया में गया, वहां एक आदमी जिसकी उम्र यही कुछ 60 के ऊपर होगी, वह दक्ष का बैग पकड़े खड़ा था। दक्ष उससे बैग लेते हुए बोला, अब तुम जा सकते हो। इतना सुनते ही वह शख्स जाने लगा। दक्ष सीधा वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से दक्ष बिना मास्क के निकला। दक्ष के कपड़े भी बदल गए थे। वह धीरे कदमों से बाहर की ओर जाने लगा। जैसे ही दक्ष बाहर निकला, एक करीब दक्ष की उम्र का ही युवक दक्ष के सामने सैल्यूट करे खड़ा हो गया। वेलकम बैक सर, कैप्टन वीर रिपोर्टिंग। दक्ष उसे एक अजीब नज़र देते हुए आगे जाने लगा। वीर दक्ष के आगे चलते हुए पूरी इज्जत से बोला, सर प्लीज़ मेरे साथ आए। वीर दक्ष को पार्किंग की ओर ले जाते हुए एक्साइटमेंट से बोला, सर आपका नाम बहुत सुना है, पर सोचा नहीं था आपसे मिल पाऊंगा, आप मेरी इंस्पिरेशन हो। दक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कैप्टन क्या तुम चुप रहना नहीं जानते हो? ड्यूटी के समय डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाया तुम्हारे कर्नल साहब ने? ये सुनकर वीर एकदम से चुप हो गया और बोला, सॉरी सर, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। इतना कहकर वीर एक कार की ओर जाने लगा। कार आर्मी की थी। उसने दरवाजा खोला और दक्ष अंदर बैठ गया। चनाइन द किंग। आर्मी कार में वीर गाड़ी चलाते हुए मन ही मन कहता है, देख लो डिसिप्लिन के बारे में भी कौन बता रहा है, जो खुद किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करते, यहाँ तक कि ब्रिगेडियर साहब भी इनसे तंग आ जाते हैं। पर ऐसा सिर्फ यही कर सकते हैं, ऐसे ही इनका कोड नेम किंग थोड़ी पड़ा है। कुछ देर बाद कार एक होटल के सामने आकर रुकी। दक्ष होटल देखकर थोड़ा दंग जरूर हुआ, पर उसने यह अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वीर दक्ष की साइड का डोर खोलते हुए बोला, कर्नल सर आपका रूम नंबर 111 में वेट कर रहे हैं। दक्ष अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कार से बाहर निकला और होटल की ओर जाने लगा। गेट पर गार्ड उसके कपड़े देखकर उसे रोकते हुए बोला, भाई कहीं गलत पते पे तो नहीं आ गए ना? दक्ष पीछे मुड़कर वीर को देखने लगा। वीर अभी कार पार्क कर रहा था। दक्ष बिना कुछ बोले वही खड़ा हो गया।
तभी सानवी होटल के एंट्रेंस से निकली। जी हाँ, वह मून स्टार होटल ही था। सानवी के डैड का वैसे तो बिजनेस मेडिकल इंडस्ट्री में था, पर सानवी अपने दम पर कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए उसने होटल्स में इन्वेस्ट किया और वो खुद मून स्टार की ओनर भी बन गई। सानवी ने जैसे ही दक्ष को देखा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो लंबे कदमों से दक्ष की ओर जाने लगी। सानवी वैसे तो अपने एक्सप्रेशन किसी के सामने आने नहीं देती थी, पर दक्ष को देखकर वह पता नहीं खुद को एक्साइटेड होने से रोक ही नहीं पाए। सानवी ने दक्ष से उसी एक्साइटमेंट में कहा, क्या ये आप है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। दक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के सानवी को देखता है। तभी सानवी की नज़र गार्ड पर पड़ती है जो दक्ष को मुंह खोले देखे जा रहा था। वो मन ही मन बोला, ये फटीचर सा दिखने वाला है कौन, जिसको मैडम जो किसी को घास तक नहीं डालती वो इतने प्यार से बात कर रही है। सानवी ने गार्ड को डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है जो ऐसे घूर जा रहे हो मिस्टर दक्ष को। गार्ड ने डरते हुए सानवी से कहा, आई एम सॉरी मैडम, मैं नहीं जानता था कि वो आपके गेस्ट है, मैंने गलती से उन्हें यहाँ रोके रखा। ये सुनते ही सानवी का पारा हाई हो गया और वो भड़कते हुए बोली, गेस्ट? वो शख्स यहाँ के स्पेशल गेस्ट है और कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो गार्ड के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो। वो गिड़गिड़ाते हुए दक्ष के पास गया और बोला, साहब मैंने तो सिर्फ अपना काम ही किया है, यदि कोई गलती की हो तो माफ़ कर देना, मैडम से कहकर मेरी नौकरी बचा लो। गार्ड बहुत होशियार था, वह समझ चुका था कि इस आदमी ने कहा तो उसकी नौकरी बच जाएगी। दक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, ये ठीक कह रहा है, इसने अपना काम ही किया है। दक्ष इतना कहकर चुप हो गया। सानवी ने दक्ष को देखा और कहा, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। यह कहकर सानवी ने उस गार्ड को माफ़ कर दिया। सानवी ने दक्ष से कहा, प्लीज़ आप अंदर चलिए, वैसे आप किसी काम से आए थे क्या? हाँ बस छोटा सा काम था एक, दक्ष ने सानवी से कहा। सानवी को लगा दक्ष मुंबई में नया है इसलिए उसकी मदद लेगा। उसने कहा, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। दक्ष ने अपनी वही रोबीली आवाज़ में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दक्ष अंदर चला गया। सानवी जाते हुए दक्ष को देखकर खुश हुए जा रही थी। अचानक उसे ये ध्यान आया और उसने अपना चेहरा दोबारा कठोर कर लिया। रूम नंबर 111 में कर्नल साहब और दूसरा उन्हीं की उम्र का आदमी बात कर रहे थे। वह दूसरा अधेड़ उम्र का शख्स बोला, क्या वो मानेगा? कर्नल साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर मानेगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोर नॉक की आवाज़ से दोनों का ध्यान इस ओर जाता है। डोर से दक्ष अंदर आता है और पूरी शान से जाके सोफे पर बैठ जाता है। मेजर, किया तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है कि अपने से सीनियर को ग्रीट करो, कर्नल साहब ने कहा और वह दूसरे आदमी की ओर देखने लगा। दूसरा व्यक्ति अभी भी शांत ही था। वह मुस्कुराते हुए बोला, किंग आर ऑलवेज किंग, कैसे हो मेजर? दक्ष ने शांत भाव से कहा, ठीक हूँ ब्रिगेडियर साहब, मुझे पता नहीं था कि आप भी होंगे यहाँ पे। फिर वह कर्नल की ओर देखते हुए बोला, कर्नल साहब आपको भी पता है कि मैं बंदिशों में नहीं रह सकता और आपको फिर भी मेरे मैनर्स से इतना ही बुरा लग रहा है तो निकाल दीजिए मुझे आर्मी से। वैसे भी अपने ज़बरदस्ती रखा हुआ है यहाँ मुझे, मैं अपने तरीके से भी देश की सेवा कर सकता हूँ। कर्नल साहब झेप गए और बोले, अरे किंग तुम तो बुरा मान गए, मैं तो देख रहा था कि 2 साल पहले वाला किंग अभी भी वैसा ही है कि नहीं। ये कहकर वे नकली हंसी हंसने लगे। दक्ष ने कहा, तो बताए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब दोनों खुद मुझसे मिलने के लिए आए हैं? कर्नल साहब ने थोड़ी धीमी आवाज़ में रुकते हुए कहा, वो बात ऐसी है कि तुम्हें अगले कुछ दिनों तक किसी की सेफ्टी का ध्यान रखना है। दक्ष ने कहा, और वो है कौन? मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि वो शख्स देश के लिए ज़रूरी है तो ही मैं उसका गार्ड बनूंगा। कर्नल साहब ने ब्रिगेडियर साहब की ओर देखा, फिर दक्ष से कहा, वह मेरी भांजी सानवी शाह है। ये कहकर कर्नल साहब दक्ष की और रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखने लगे। दक्ष अगले ही पल सोफे से खड़ा होते हुए बोला, क्या मैं आपको फालतू लग रहा हूँ कि किसी का भी बॉडीगार्ड बन जाओ? कर्नल साहब ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसकी जान खतरे में है और उसके पीछे 5 पैंथर है। 5 पैंथर का नाम सुनते ही दक्ष धीरे से अपने सोफे पर बैठा और ध्यान से कर्नल साहब की बात सुनने लगा। 5 पैंथर उन 5 लोगों की इकट्ठी गैंग थी जिसमें से एक मुस्तफ़ा भी था और वह पांचों ही मंजे हुए मार्शल आर्टिस्ट थे। कर्नल साहब ने दक्ष को सब ठीक से समझाते हुए कहा, सानवी के पिता सौरभ शाह दिल्ली में अपनी बेटी के साथ घूमने गए थे, तब उन्हें एक अनजान शख्स ने 2 बोतल दी थी जिसमें से एक ग्रीन थी और दूसरी रेड। उसने कहा था कि ग्रीन बोतल में बॉडी के सारे मेरिडियन खोलने की पावर है। इतनी बात सुनकर दक्ष की आंखें चमक उठी और वह गौर से आगे की बात सुनने लगा। कर्नल साहब ने कहा, और दूसरी बोतल जो कि रेड थी वह किसी भी तरह के जहर का एंटीडोट है जिसे पीने के बाद पीने वाले इंसान पे कभी कोई जहर असर नहीं कर सकता। कर्नल साहब ने आगे बताते हुए कहा, शाह उन दोनों बोतलों पर रिसर्च करना चाहता था ताकि वो उन्हें अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बना सके, पर वो दिल्ली से बाहर निकले उससे पहले ही उसे पता चला कि उसे खतरा है, इसलिए उसने बोतल वही दिल्ली में किसी जगह छुपा दी। अब सिर्फ सानवी ही उस जगह को जानती है। दक्ष सारी बात समझते हुए बोला, और आप ये चाहते हैं कि मैं जाकर सानवी शाह को वो बोतलें निकालने में मदद करूं?
कर्नल साहब हाँ में अपना सिर हिलाते हुए दक्ष को देखने लगे। दक्ष ने सवालिया नजरों से कर्नल साहब को देखते हुए कहा, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सौरभ शाह कई साल पहले ही मर चुके हैं, तो अगर सानवी शाह पे कोई खतरा होता तो अब तक वह ऐसे घूम कैसे सकती है। कर्नल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, वो भी अपने बाप की तरह जिद्दी है और इन शाह के खून में ही डर नहीं है। दक्ष ने अपने मन ही मन कहा, हाँ तभी तो वो आपके भी आंखों में धूल झोंककर क्वीन बनी बैठी है। कर्नल साहब ने आगे बताते हुए कहा, सानवी के अलावा किसी को नहीं पता कि वे दोनों बोतल कहाँ है, और सानवी से वो जबरन पता भी नहीं लगा सकते, इसलिए वह वेट कर रहे हैं कि सानवी कब दिल्ली जाएगी। कर्नल साहब ने आगे बोलते हुए कहा, और तुमने ज्वाला के बारे में तो सुना ही होगा। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही लेडी ऑफिसर जिसने 4 टेररिस्ट को बिना किसी हथियार के मार गिराया था। हाँ वही सानवी की फुल टाइम गार्ड भी है, कर्नल साहब ने कहा। दक्ष ने कहा, ठीक है मैं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। ब्रिगेडियर साहब ने खुश होते हुए कहा, बताओ क्या। ब्रिगेडियर साहब सौरभ शाह के बचपन के दोस्त थे और वो सानवी का कर्नल साहब की तरह ही ख्याल रखते थे। दक्ष ने कहा, वो ग्रीन बोतल मुझे चाहिए और इसके लिए मैं सानवी शाह को 100 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब दोनों अचंभे से दक्ष को देखने लगे। कर्नल साहब ने दक्ष को देखते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो। दक्ष ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, और मैं 150 करोड़ भी दे सकता हूँ, ये जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं कि वो पैसा किसका है, मुझे बस वो ग्रीन बोतल चाहिए। कर्नल साहब ने कहा, पर यह डील तो तुम्हें सानवी से ही करनी चाहिए। दक्ष ने कहा, ठीक है, उससे मैं खुद बात करूंगा। दक्ष अपने सोफे से खड़ा हुआ और बोला, अब से मैं सानवी शाह का ड्राइवर हूं, और हाँ कर्नल, मेरे काम में टांग मत अड़ाना, ये याद रहे। कोई और अगर दक्ष को करनाल साहब से ऐसे बात करते हुए देखता तो पागल ही हो जाता, पर ये तो दक्ष था जो सीधा मुंह पे ही बोलता था। कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कर्नल साहब ने दक्ष से पूछा, तो कब जा रहे हो। दक्ष, कल। कर्नल साहब चौंकते हुए बोले, क्या कल ही, CH10 ग्रेट ग्रैंड मास्टर। दक्ष अपना सिर हाँ में हिलाता है और वहां से जाने लगता है। सानवी नीचे बेचेंसी रिसेप्शन एरिया में यहाँ से वहाँ घूमते हुए खुद को ही डांट रही थी, वैसे तो बड़ी क्वीन बनी घूमती है और एक आदमी अच्छा लगा तो उसका नंबर भी नहीं मान पाए। अगले ही पल वो दक्ष को बुरा भला कहने लगी, आया बड़ा एटीट्यूड झाड़ने वाला, अगर उसे पता होता कि खुद क्वीन सानवी शाह उसमें इंटरेस्टेड है तो तब मैं देखती इसका एटीट्यूड। सानवी अभी चहलकदमी किए यह सोच ही रही होती है कि तभी लिफ्ट ओपन हुई और उसमें से दक्ष बाहर निकला। सानवी ने जैसे ही दक्ष को देखा वो उसे रोकते हुए बोली, क्या आप फ्री है। वो क्या है ना कि मैं तब आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई, तो क्या आज हम साथ में लंच कर सकते हैं। देखो मना मत करना, ये बस मेरी जान बचाने का एक छोटा सा थैंक्स है। दक्ष ने सानवी को देखा और मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसते हुए कहा, उफ, कौन सोच सकता है कि द डेविल जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है वो क्वीन का ड्राइवर भी बनेगा। दक्ष को भी भूख का एहसास हो रहा था, इसलिए वह अपनी कड़क आवाज में बोला, ठीक है चलो। जैसे ही वो दोनों बाहर जाने के लिए मुड़े सानवी को सामने कर्नल साहब दिखे। सानवी के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने दक्ष को कहा, देखो सामने वो आदमी मेरे अंकल है और वो मुझे किसी को डेट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ मत बोलना, एक और हेल्प कर दो मेरी, और जो मैं कहूँ वो मान लेना बस उनके सामने। इतना कहकर सानवी दक्ष की बाह पकड़कर जहां कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब खड़े थे वह ले जाने लगी। दक्ष कभी अपनी बाह देखता जिसे सानवी ने पकड़ रखा था तो कभी सानवी को। सानवी कर्नल साहब के पास जाके बोली, मामू मिलिए इनसे, ये है दक्ष मेरा बॉयफ्रेंड। सानवी नीचे देखकर शर्मा रही थी, वह तो अपने दिल की सच्ची बात ही बता रही थी, बस यही तो उसका प्लान था। एक तीर से 2 निशाने लगाना, पर उसने कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब के चेहरे नहीं देखे। दक्ष को सानवी के साथ देखकर उनका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। कुछ देर तक वहां सन्नाटा पसर गया, फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। सानवी ने अपना सिर उठाकर देखा तो कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब दोनों ठहाके मार के हंस रहे थे। सानवी ने फिर दक्ष की ओर देखा जो अभी भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से ये सब देख रहा था। सानवी को कुछ गड़बड़ का अंदाजा तो हो गया था कि तभी कर्नल साहब अपनी हंसी रोकते हुए बोले, मुझे मंजूर है, पर क्या इसने हाँ कर दी है। सानवी को अचानक कुछ समझ में आया और वह बोली, ओ तो आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। सानवी नकली हंसी हंसते हुए बोली, मैं तो सिर्फ प्रैंक कर रही थी, पर आप तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। कर्नल साहब ने मजाक में कहा, हाँ पर अपने ड्राइवर के साथ प्रैंक बहुत अच्छा था। यह सुनकर दक्ष की नजरें कठोर हो गई। कर्नल साहब ने यह देखा तो दक्ष को इशारों में ही समझाने लगे, बताना तो होगा ही, और सानवी से कहा, हाँ दक्ष कल से तुम्हारा ड्राइवर है। ये सुनकर पहले तो सानवी को यकीन नहीं हुआ, पर उसे पता चला कि कर्नल साहब कोई मजाक नहीं कर रहे हैं तो उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। दक्ष ने आगे आते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ और कर्नल साहब मेरी शर्त जरूर याद रखिएगा, और फिर सानवी की ओर घूमते हुए बोला,
तुमको अपनी जान बचाने के बदले शुक्रिया करने का मौका वक्त आने पर मैं जरूर दूंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ। दक्ष मून स्टार होटल से बाहर चला गया। कर्नल साहब ने कहा, कल से वो शाह मैंशन में रहेगा, और वह भी वहां से चले गए। सानवी अचानक पलटी परिस्थिति से दंग खड़ी रह गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई। मनाली में एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ एकटक अपने शरीर में गड़ी सुइयां देख रहा था। पास में ही एक अधेड़ उम्र का शख्स सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। वह आगे आया और धीरे से उस आदमी के शरीर से सुइयां निकालने लगा। सुइयां निकालते हुए उस अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे मुस्तफ़ा, तुम 1 महीने तक अभी भी कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुइयां निकलते ही मुस्तफ़ा उठकर बैठ गया। मुस्तफ़ा ने कहा, मास्टर 2 साल हो गए, मेरे आदमी खतरे में है, मैं और क्या करता। वो आदमी मुस्तफ़ा का मास्टर डेविड था। मास्टर डेविड ने कहा, तुम्हें किसी नौसिखिए ने घायल नहीं किया कि कुछ दिनों में ठीक हो जाओ। वह एक ग्रेट मास्टर था, तो वक्त तो लगेगा, पर तुम 1 महीने में ठीक हो जाओगे, बस अपने हाथ का ख्याल रखना। मुस्तफ़ा के मास्टर खुद एक ग्रेट मास्टर थे। मार्शल आर्ट में स्टेज कुछ इस तरह होते हैं। एक पहले मार्शल आर्टिस्ट जो कि लेवल 1 से 7 तक होते हैं। दूसरे जो लेवल 7 को पार कर लेते हैं वो मार्शल आर्ट मास्टर बन जाते हैं। मार्शल आर्ट मास्टर के भी 3 स्टेज होते हैं। 3 जो ये तीनों स्टेज पार कर लेता है वह ग्रैंड मास्टर बन जाता है, और ग्रैंड मास्टर के 7 स्टेज। 4 जो ये ग्रैंड मास्टर के 7 स्टेज पर कर लेता है वह जाके ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनता है। जितना ये कहने में सिंपल है उतना ही करने में मुश्किल। मार्शल आर्ट मास्टर बनने में ही लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है। मास्टर डेविड कुछ सोचते हुए बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अलावा पूरे देश में सिर्फ 2 ही ग्रेट मास्टर है, तो ये तीसरा कौन आ गया जिसने मेरे स्टूडेंट को घायल कर दिया। और वे कमरे से चले गए। तभी डोर से विराज अंदर आया और बोला, बॉस महेंद्र पकड़ा गया। मुस्तफ़ा ने जैसे ही यह सुना उसने अपने दांत भींच लिए और गुस्से में बोला, सेकंड पैंथर को कॉल करो। विराज ने कॉल लगाकर मुस्तफ़ा को दिया। सामने से आवाज आई, मुस्तफ़ा कैसा है मेरे भाई। मुस्तफ़ा ने कहा, भीमा भाई मुझे अभी ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, अगर आप पैंथर 5 को भेज देते उन सिरप को लेने तो अच्छा होता। भीमा ने कहा, क्यों तुम्हारा भाई सबीर नहीं है? उसे मैंने किसी पर्सनल काम से भेजा है। मुस्तफ़ा ने कहा, ठीक है, वो सिरप मास्टर के लिए आदित्य ले आएगा। और कॉल काट हो गया। आदित्य 5वें नंबर का पैंथर था और उसकी स्टेज लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट की थी। मुंबई में आर्मी अपार्टमेंट में रात के वक्त दक्ष पालथी मारकर नीचे बैठा हुआ था। उसकी सांस किसी अलग रिदम में ही चल रही थी। अचानक उसके पूरे शरीर से पसीना किसी बाढ़ की तरह निकलने लगा। उसके चेहरे पर दर्द की सिकन आ गई। वह एक और गिर गया। दक्ष कराहते हुए खड़ा हुआ। दक्ष अपने आप से ही बोला, आज भी मैं मास्टर स्टेज 2 में पहुंचते पहुंचते रह गया। और उसको उसके मास्टर की कही बात याद आ गई। दक्ष ने खुद से ही कहा, अब तो शायद उसी चीज से मेरा स्टेज आगे बढ़ेगा। और वह अचानक वहां से जैसे गायब हो गया। मुंबई की पतली सड़कों पर एक परछाई रात को तेज रफ्तार से भागे जा रही थी। वो परछाई इतनी रफ्तार से जा रही थी कि ध्यान से कोई देखे तो उसे सिर्फ एक काला साया जो अगले ही पल गायब हो जाता है, बस उतना ही दिखता। डेविल विला में दक्ष अचानक अपने कमरे में पहुंच गया। उसने शमशेर और शेरा को कॉल करके बुलाया। वह दोनों दक्ष को अपने रूम में देखकर दंग रह गए। दक्ष ने कहा, क्या? उसने मुंह खोला। शमशेर झेपते हुए बोला, भाई वो तो मर गया, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। दक्ष ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ सब। दक्ष उन्हें ऑर्डर देकर बिना कुछ सुने खिड़की से कूद गया। वे दोनों भाई घबरा कर जल्दी से खिड़की से नीचे देखने लगे, पर नीचे कुछ नहीं था, जैसे दक्ष कहीं हवा में गायब हो चुका हो। शेरा ने शमशेर से कहा, भाई जब से वापस आए हैं तब से कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लग रहे हैं। अगली सुबह शाह मैंशन में सानवी और पायल दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी पायल ने हंसते हुए कहा, तो क्या सच में तुम्हें वो पसंद है और वही बंदा आज से तुम्हारा ड्राइवर भी है? सानवी ने चीरते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करोगी? वो बाकियों से कुछ अलग ही है और मामू ने उसे मेरे लिए रखा है तो वो सिंपल तो हो ही नहीं सकता। पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ रियली? तभी शाह मैंशन के गेट पर दक्ष आकर खड़ा हो गया। पायल ने जैसे ही उसे देखा उसने अपने बाकी के शब्द अपने मुंह में ही दबा लिए और अचंभे से दक्ष को देखने लगी। सानवी ने पायल का खुला मुंह देखा और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। तभी उसे दक्ष आता हुआ दिखा। जींस और शर्ट में भी दक्ष किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। सानवी को लगा पायल दक्ष पर डोरे डाल रही है, तो उसने टेबल के नीचे से ही पायल के पैर में लात दे मारी। पायल दर्द से अपने होश में लौटी और उसने दक्ष को देखते हुए शौकंग टोन में कहा, किंग आप? क्या होगा जब सानवी को पता चलेगा किंग के बारे में? क्या आदित्य दक्ष से वह सिरप ले पाए गए? क्या सानवी दक्ष को अपने प्यार में डाल पाएगी? कई सवाल होंगे आपके पास जानने के लिए। सुनते रहे डेविल एंजल। लाइक शेयर सब्सक्राइब।